वालेकुम स्टूडेंट, जुल्फ़कार अली। यकीनन आप लोग सारे खैरुफियत से होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में ज़र्रा भर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट, अल्लाह की ज़ात को तकब्बर पसंद नहीं है। हमेशा हम्बल रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। देखें, ये शुक्र करना एक बहुत बड़ी और अच्छी आदत है। हमेशा हर हाल में शुक्र करें और कभी भी तकब्बर ना करें, क्योंकि बाद दफ़ा इंसान की एक आदत पड़ जाती है कि वो हर दफ़ा ये मायूसी के आलम में रहता है। तो मायूसी गुनाह है। तकब्बर ना करें और हर बुरे वक्त में अल्लाह से रुजू करें। तो स्टूडेंट, आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, क्लास 9th का। ठीक है, जैसे आपको इल्म है कि हमने 9th का जो लेक्चर है वो हमने फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट कर ली थी और इन लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज़ करवा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 से। उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि न्यू सिलेबस है और बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो प्रीवियस लेक्चर है 9th की, इनको दोबारा रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो आइए स्टूडेंट, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर नंबर 23। स्टूडेंट, हम रिवाइज़ कर रहे हैं। हमने 2.5 जो हमारे फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे और ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन चैप्टर को हम दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम जो क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 22 में, तो उसको पहले हम एक नज़र मारेंगे और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 23 पे जाएंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 22 में हमने क्या देखा था? हमने स्टेप्स किए थे जी। लेक्चर नंबर 22 में हमने जो है वो स्टेप्स शुरू किए थे। हमने लास्ट टाइम जो स्टेप किया था, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ अ क्रिएटिव स्टेज, कि यहाँ पे आपने सोल्यूशन का आगाज़ करना, कि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करना, और ये क्रिएटिव स्टेज है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन पाँचों के पाँचों स्टेप में क्रिएटिव स्टेज कौन सी है, तो प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इट रेफर टू डिवाइड द सोल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंज देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर दैट विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर ऑर्डर में जो है वो दोबारा लाकर उसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे, स्ट्रैटेजी फॉर प्लानिंग द सोल्यूशन। ये स्टूडेंट अलहदा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रैटेजी फॉर प्लानिंग द सोल्यूशन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये पाँचों के पाँचों स्टेप जो है वो एकदम ही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे। उन पाँचों स्टेप्स में जो अलहदा 5 स्टेप है उनको भी एज अ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें अलहदा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई डिवाइड एंड कंकर रूल, व्हाट डू यू मीन बाई गैस चेक एंड इम्प्रूव, व्हाट डू यू मीन बाई एक्ट इट आउट। तो इसको आप जब पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन बीच में कवर हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले है डिवाइड एंड कंकर, तकसीम करो और जीतो। तो दिस स्ट्रैटेजी डिवाइड द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउस में भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते, कुछ लोग बैक एंड डेटाबेस पे काम कर रहे होते, कुछ लोग उसकी डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग मिलकर उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो दिस लीड टू द सिंपल सोल्यूशन। इसमें एक सिंपल सोल्यूशन जो हमारे पास आ, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सब प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर लेते हैं। Rather on considering the bigger problem as a whole, we try to solve each problem separately. This technique is known as top-down design या divide and conquer rule. इसको स्टूडेंट top-down design भी कहते हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी जो बड़े प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि सपोज ये हमारे पास कोई असाइनमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं छोटे छोटे चंक्स में, कि हर बंदा जो है उसके अलग अलग पोर्शन को सॉल्व करे। ठीक है, उससे क्या होगा कि काम में एक तो जो वो काम जल्दी हो जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगी, उसका सोल्यूशन भी जल्दी हमारे पास अवेल हो जाएगा। तो इसमें हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा
ये हमारा एक आइटरेटिव प्रोसेस है कि उसको हम चेक करेंगे, उसको गैस करेंगे, फिर गैस करने के बाद उसको चेक करेंगे कि क्या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो हमारे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास आया कि नहीं, फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, गैस ये अलहदा प्रोसेस है कि उसको गैस करें, फिर जब आपने गैस कर लिए फिर उसको चेक करें कि क्या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जिसके पर्पज़ के लिए हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, क्या वो ठीक भी है नहीं। फिर उसको अगर उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं तो तीसरे स्टेप पे हम उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो गैस, चेक एंड इम्प्रूव। द डिज़ाइनर गैसेज आर सोल्यूशन। डिज़ाइनर क्या करता है, डिज़ाइनर कौन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है। तो डिज़ाइनर गैसेज आर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड देन चेक, फिर उसके बाद चेक करता है करेक्टनेस। मेन फोकस क्या है कि प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करें 100% जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपका 100% करेक्ट होना चाहिए, हर हवाले से आपको आउटपुट जो है वो सही दे रहा हो। तो क्या करेंगे, गैस करेंगे, चेक करेंगे, और इम्प्रूवमेंट में अगर उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं तो उसको स्टूडेंट वो इम्प्रूव करेगा। एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, कि जो उसने सोल्यूशन, अब यहाँ पे देखें इस फेज़ में उसने सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क। इसमें एक लिस्ट बनाएगा कि उसने पहले स्टेप पे कौन सा काम करना है, दूसरे स्टेप पे उसने कौन सा काम करना है, तीसरे स्टेप पे कौन सा काम करना है। तो एक तरह की एक लिस्ट डिज़ाइन कर लेगा और उसको एक सीक्वेंस के साथ उसको सॉल्व करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट, कि उसका एक लिस्ट बना लेना और अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट वो काम को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। फिर क्या करेगा, प्रोटोटाइप बनाएगा। द टेक्निक ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी जो उसने सोल्यूशन किया है उसको तस्वीरों की शक्ल में जाहिर करेगा। लास्ट टाइम आपको बताया था कि पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, के बाद दफ़ा एक पिक्चर कहीं लगी हो तो वो अपनी पूरी इंटरप्रिटेशन दे रही होती है कि उसके पिक्चर का पर्पज़ क्या है, वो क्या आपको शो करना चाह रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसके साथ पूरी वजाहत लिखी हो, पूरी इंटरप्रिटेशन लिखी हो। एक पिक्चर जो है वो बजाते खुद क्या है, एक मुकम्मल इंटरप्रिटेशन है। फिर हमने बात की थी कि कैंडिडेट सोल्यूशन, कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते तो उसके बहुत से सोल्यूशन हैं। ठीक है, एक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, उसकी बहुत सी मेथडोलॉजी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट सोल्यूशन है वो आपका ठीक भी हो। द ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिडेट सोल्यूशन, कि आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बहुत से सोल्यूशन आ गए हैं। द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान, वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अनप्लान भी हो सकता है, यानी जो कैंडिडेट सोल्यूशन है ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। इसकी हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी कि सपोज़ आपको कहा जाता है कि जी आप अपने जो स्कूल के अंदर वो लोग जो क्रिकेट खेल सकते हैं या फुटबॉल खेल सकते हैं, तो उसकी आप जो है वो उसको आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखें। एक तो ये है कि आप अपनी क्लास में देखेंगे कितने स्टूडेंट जो है फुटबॉल खेल सकते हैं, फिर उन स्टूडेंट्स को टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस अवेलेबल इन दैट स्कूल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। दूसरा ये है कि आप टीचर के साथ परस्यू करेंगे। टीचर को अपनी क्लास के अंदर पता होता है कि कौन सा बच्चा जो मेरा किस कैलिबर का है, कौन सा अच्छा बच्चा जो अच्छा फ़ुटबॉल खेल सकता है, अच्छी क्रिकेट खेल सकती है, अच्छी नात ख्वां है, अच्छा सिंगर है। तो जो टीचर है उसका एक अच्छी पेनिट्रेशन होती है क्लास के अंदर, बाद दफ़ा उसको बहुत सी बातों का इल्म होता है। फिर मैंने इसकी एक और एग्जांपल भी दी थी कि सपोज़ आपको कहा जाता है कि आप अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट जो है वो फाइंड करें। अब हाइट फाइंड करने के लिए एक तो आम जो इंची टेप यूज़ की जाती है, जो आमतौर पर टेलर मास्टर जो यूज़ करते हैं उससे मेजर कर लें। स्टीमर, छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं कि एक बच्चे की जनाब हाइट को पहले स्टीमर से देख लें, फिर उसके बाद उसको इंची टेप के साथ मेजर कर लें और उसके ऊपर जो है वो लिख लें कि इस बच्चे की हाइट कितनी है। ठीक है, फिर दूसरी मैंने आपको ये कहा था कि जो आपकी बुक है आमतौर पे 8 सेंटीमीटर साइज़ की होती, एक बच्चे को खड़ा करें और उस बुक से उसको मेजर कर लें। ठीक है, तो बहुत से मेथड से जो है वो आप उस स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर कर सकती है। तो ये स्टूडेंट सारे क्या है, आपके कैंडिडेट सोल्यूशन है।
ठीक है, या स्टीरियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए आप स्टूडेंट की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने पॉसिबल सोल्यूशन है ये सारे क्या है, कैंडिडेट सोल्यूशन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कैंडिडेट सोल्यूशन है वो ठीक भी हो। ठीक है, अब जब आपके पास बहुत से सोल्यूशन है तो आपने आखिरी स्टेप पे देखना है कि विच इज़ द बेस्ट वन। तो आफ्टर डिफाइनिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन ओनली द वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। जब आपको सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि ये जो सोल्यूशन है मेरा 100% ठीक है। स्पीड, कि द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट, कि जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो स्पीड के हवाले से बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। कि अंडरस्टूड सी बात है। इसके बाद आपने कोडिंग करनी है, प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम हमेशा वही अच्छा कंसिडर होता है जब वो लॉन्च होता है तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो। के बाद आपने एप्लीकेशन देखी होगी कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, बाद एप्लीकेशन आपने देखी होगी उसकी बड़ी वर्सटैलिटी है मगर स्पीड अच्छी नहीं है। तो हम एक अच्छी एप्लीकेशन, अच्छा सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे कि जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है। फिर कॉस्ट, द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर आपसे डिज़ाइन करवा रहा है जो उसने आपको एक लिमिट दी है कॉस्ट की कि आप कितनी कॉस्ट उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको भी उसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक है। फिर थर्ड होगा कम्प्लेक्सिटी, कि स्टूडेंट अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड नॉट बी कम्प्लिकेटेड, कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसको कम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। हमेशा ज़हन में रखें प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके बहुत से सोल्यूशन पॉसिबल है, तो आप किसको बेहतरीन चूज़ करेंगे जो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। इसकी मैंने एग्जांपल की थी कि आप गूगल मैप पे किसी भी दूसरी जगह पे जाना है तो आप उसकी गूगल मैपिंग से उसकी सर्च करते हैं तो आपके जो गूगल मैप आपको डिस्टेंस बता रहा होता है, रास्ता बता रहा होता है कि कौन से इलाके से आप जो है रोड आपको अच्छा मिलेगा, जो है वो बड़ी आसानी से कम जो है टाइम में पहुंच सकते हैं। तो जो गूगल है आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। हालांकि आपने सपोज जो है वो लाहौर से बुरेवाला जाना तो बहुत से जो है वो रास्ते हैं, मगर वो आपको क्या देगा, विच इज़ द बेस्ट वन, कि जो बेहतरीन सोल्यूशन है, बेहतरीन रास्ता है जिसमें कम टाइम में, जिसका फ्यूल की कंजम्पशन भी बहुत कम हो, रास्ता भी कम हो और आप बड़ी आसानी से पहुंच सकें, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो बेस्ट सोल्यूशन का क्राइटेरिया उसमें हम यही देखते हैं कि स्पीड के वास्ते ठीक हो, कॉस्ट की उसकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कॉस्ट कम हो और उसमें किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी ना हो। तो ये स्टूडेंट 5 स्टेप्स थे, इसको आपने बहुत अच्छी तरह देखना है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर आपके जो है वो उसकी सोल्यूशन, प्लानिंग द सोल्यूशन, फिर आपका कैंडिडेट सोल्यूशन, फिर बेस्ट सोल्यूशन जो है उन कैंडिडेट सोल्यूशन में। ये 5 की 5 स्टेप्स आप अच्छी तरह इसको गो थ्रू कीजिएगा। ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसके अंदर से बहुत से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जब आप कंप्लीट टॉपिक ये 5 के 5 स्टेप्स अच्छी तरह लर्न कर लेंगे तो जो पेपर बनाने वाला है वो किसी तरह से भी क्वेश्चन शॉर्ट बनाए, उसमें कोई क्रिएटिव क्वेश्चन बनाए तो स्टूडेंट आप बड़ी आसानी के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट आज के लेक्चर पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने फ्लो चार्ट वाला टॉपिक शुरू करना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट की डेफिनेशन। फ्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल या पिक्टोरियल भी हम कह सकते हैं, तस्वीरी, ग्राफिकल या पिक्टोरियल, इसकी जगह पे हम पिक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम को मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों की मदद से ज़ाहिर करना, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। वैसे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सुने ज़रा। अब देखें एल्गोरिदम हम अगले लेक्चर में करेंगे, दोनों बेसिकली एक ही स्टेप है। एल्गोरिदम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को मरहलावार तरीके से हल करना, उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। और फ्लो चार्ट क्या होगा, द पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स
इसमें डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग सिंबल। इसमें सिंबल का अगर पता होगा आपको कि इनपुट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, आपका जो है वो प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, डिसीजन सिंबल कौन सा यूज़ होगा, कनेक्टर सिंबल कहाँ यूज़ होगा, तो आप एक अच्छा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट देखें, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। देखिए आपकी बुक में उसने फ्लो चार्ट वाला टॉपिक पहले लिखा हुआ, हालांकि पहले जो एल्गोरिदम आपका जो बेसिक होता है वो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट बनता है। एल्गोरिदम में आपने अपने जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसकी लॉजिक लिखनी होती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से द लॉजिक, अब लॉजिक आपने किस में लिखी है, एल्गोरिदम में, यानी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसकी आपने उसको कैसे सॉल्व किया, यानी आप एल्गोरिदम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद आप कोडिंग करेंगे, ठीक है, फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये सारा प्रोसीजर जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। तो इसमें आप एल्गोरिदम की लॉजिक को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पहला इसका पॉइंट है, डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली, कि जो आपने एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम बेसिकली आपने किस पे बेस किया था, लॉजिक पे, ठीक है। आपका अगर एल्गोरिदम गलत है तो आगे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आपने लॉजिक डिज़ाइन करनी है वो कहाँ डिज़ाइन करनी है, एल्गोरिदम के अंदर, और उस एल्गोरिदम की लॉजिक को हम बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Flow chart illustrate the sequence of operation to be performed to solve a problem in the form of diagram। इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है कि जनाब आपने स्टार्ट किया, फिर आपने इनपुट लिया, फिर आपने प्रोसेसिंग की, ठीक है, एक पूरा सीक्वेंस है, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको प्रिंट करवा दिया और फिर आपने उसको स्टॉप कर दिया। तो ये पूरा क्या एक सीक्वेंस है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आम तौर पर कोई भी जो एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट है स्टूडेंट, वो 3 किस्म के काम करता है, इनपुट लेना, फिर उस पर प्रोसेसिंग करना यानी कंप्यूटेशन वर्क करना, और आउटपुट देना। तो फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा, टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, यानी जो एक सीक्वेंस है उसको किस तरह परफॉर्म करना है स्टूडेंट, उसको डायग्राम की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर ड्रॉ अ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी आमतौर पर खैर पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है फिर उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले स्टूडेंट क्या बनाता है, उसका फ्लो चार्ट बनाता है। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी इसमें जो बड़ी आसानी से एक सोर्स देता, आपको वे देता है जिससे आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं और उसके सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। Once the flow chart is drawn, it become easy to write program in any high level language, यानी जब आप एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। बट हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है कि वो आपका प्रोग्राम सी में हो सकता है, C++ में हो सकता है, जावा में हो सकता है, ये सारी आपके क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जब आप एक फ़्लो चार्ट बना लेते हैं तो उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस पॉइंट को ज़रा दोबारा सुने। वंस द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन, जब आप एक फ़्लो चार्ट बना लेते हैं, इट बिकम ईजी, ये आसान होता है, टू राइट प्रोग्राम बनाना इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो है साथ साथ स्टूडेंट आपने जो है उसको देखते जाना है, जब भी आपके सामने स्लाइड आती है साथ साथ आपने खुद भी रीड करना है। तो नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस कौन कौन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन से
डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, तो सुने, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ए फ्लो चार्ट हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। स्टूडेंट बग क्या होता है? एरर। बग क्या होता है स्टूडेंट? एरर। और डीबगिंग क्या होता है? उस एरर को रिमूव करना। एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग, और डीबगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। तो फ्लो चार्ट जो है ये आपको डीबगिंग में यानी एरर ढूंढने में हेल्प करता है, ठीक है। विद द फ्लो चार्ट हेल्प, फ्लो चार्ट आपको मदद देता है इन डीबगिंग प्रोसेस। अगर आपके इस प्रॉब्लम जो आपने सोल्यूशन किया है उसमें कहीं एरर है, कहीं मसला है, तो फ्लो चार्ट उन एरर्स को रिमूव करने में हेल्प देता है। ईजी टू ड्रॉ, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपने प्रॉब्लम जो है अंडरस्टैंड किया है उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, यानी बड़ी आसानी के साथ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और उन स्टेप्स को भी समझना बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, या व्हाट आर द एडवांटेज आर डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम। ये 9th में तो खैर आपके प्रैक्टिकल नहीं है, 10th में प्रैक्टिकल होंगे जिसमें प्रोग्राम फ्लो चार्ट उसकी कोडिंग की जाती है। तो आप देखेंगे वहाँ पे जाके कि बाद दफ़ा अगर कोई बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम है तो उसका फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें बहुत से कनेक्टर लगाने पड़ते हैं। बाद दफ़ा ये भी सूरत बनती है कि प्रोग्राम बनाना आसान होता है और उसका फ़्लो चार्ट बनाना जो मुश्किल बन जाता है। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है, कि टाइम की इम्प्लीमेंटेशन इस पर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मॉडिफाई फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, कि आप फ्लो चार्ट में बार बार चेंज नहीं कर सकते। कि बाद दफ़ा ये होता है कि अगर हमने एक फ़्लो चार्ट बनाया और उसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें पूरे का पूरा फ़्लो चार्ट रीड्रॉन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या लार्ज प्रॉब्लम का फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ़्लो चार्ट बनाने का। और दूसरा ये है कि इसमें मॉडिफिकेशन करना बाद दफ़ा फ़्लो चार्ट के अंदर वो भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, इसको आपने अच्छी तरह देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर क्लास में, जिस क्लास में भी फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम, और ये ज़हन में रखें फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम जो ये लैंग्वेज फ्री होते हैं या हर लैंग्वेज में चल जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बेसिक में C++। फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम जो है वो लैंग्वेज फ्री होते हैं और नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और ये हर लैंग्वेज में जो है वो सेम, इनका बेसिक कंसेप्ट सेम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? तो स्टूडेंट सबसे पहले इनपुट। भाई एक फ्लो चार्ट जब बनाते हैं आपके पास इनपुट होनी चाहिए। जब तक आपके पास इनपुट नहीं होगी आप फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। कि सपोज करें मुझे कहा जाता है जी फ्लो चार्ट बनाना, तो मैं स्टार्ट लिखूँगा और उसके बाद साथ ही सबसे पहला काम क्या होगा, इनपुट करवाना। स्टार्ट लिखूँगा और फिर इनपुट, ठीक है। अब इनपुट में बस यहाँ पे दिया हुआ है, टू फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट नो द about the input for the flow chart. For example, if given problem is to find the area of rectangle. अब area of rectangle के लिए हमें इनपुट क्या करवाना पड़ता है, लेंथ और विड्थ। तो मुझे यहाँ करवाना पड़ेगा, इनपुट क्या करवाना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ। इनपुट क्या करवाऊंगा, लेंथ के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ L और विड्थ के लिए क्या ले लेता हूँ W। तो मुझे यहाँ पे इनपुट करवाना पड़ेगा। पहला काम ये है कि जब तक इनपुट नहीं होगी फर्दर वर्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोसेसिंग। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज टू परफॉर्म और विच फार्मूला is to be applied to obtain the required result. For example, to find the area of rectangle,
द फॉलोइंग। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आप नेक्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट, आप प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ किया और आपने एरिया फाइंड करना है, तो ये इसका फार्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। यानी आपने पहले क्या किया, इनपुट किया, फिर आपने क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग की। तो फ्लो चार्ट में इनपुट बहुत ज़रूरी, इनपुट होगा तो प्रोसेसिंग होगी। जैसे यहाँ पे एरिया फाइंड करना, तो ये उसने पूरा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ठीक है, तो पहले इनपुट, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट क्या आएगा, प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं डिसीजन। नेक्स्ट ये होता है कि डिसीजन करना। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन या सिलेक्शन। ये खैर सीक्वेंस, रेपिटेशन, सिलेक्शन ये तो जब आप प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगा कि बाद आपके फ्लो चार्ट एल्गोरिदम होते हैं जिसमें एक सीक्वेंस से चलते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बाद ऐसे होते हैं जिसमें हमें चीज़ें कुछ रिपीट करनी पड़ती है, रेपिटेशन, जिसको हम लूप भी कहते हैं। रेपिटेशन का दूसरा नाम क्या है, लूप। और ये अब जब 10th क्लास में प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर करेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी कि सीक्वेंस एक तरतीब के साथ, रेपिटेशन, लूप और सिलेक्शन जिसमें हमने कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी हो। तो जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिसीजन लगाते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ जी कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है तो वो येस भी हो सकता है, वो नो भी हो सकता है। तो ये देखें ये क्या लगा है हमारे पास, एक डिसीजन। ठीक है, उसके लिए हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एनी 3 गिवन नंबर, के 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है या 2 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो आप अंडरस्टूड सी बात है डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे। तो पहला स्टूडेंट क्या होगा, इनपुट, दूसरा स्टूडेंट क्या होगा, प्रोसेसिंग, और थर्ड स्टूडेंट क्या होगा, आउटपुट। थर्ड डिसीजन और फोर्थ होगा स्टूडेंट आउटपुट। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा कि फ्लो चार्ट जब आउटपुट भी आपको प्रोवाइड करेगा, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं ये आपकी इनपुट हो जाएगी। ठीक है, इनपुट, फिर आपकी स्टूडेंट प्रोसेसिंग हो जाती है, ये हमारी प्रोसेसिंग हो गई। अब डिसीजन जो है ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं कि बाद फ्लो चार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल सीक्वेंस होते हैं जिसमें हमें कोई जो है वो कंडीशन नहीं लगानी पड़ती, सीधे सारे हमारे फ्लो चार्ट होते हैं। बाद फ्लो चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो उसके स्टेप्स हैं उनको बार बार रिपीट करना पड़ता है, और बाद फ्लो चार्ट ऐसे होंगे जिसमें हमें सिलेक्शन लगानी पड़ेगी किसी कंडीशन की बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट का जो सिंबल है वो सेम होता है। ठीक है, आप इनपुट और आउटपुट का सिंबल आप यूज़ करते हैं। तो फ्लो चार्ट मस्ट बी प्रोवाइड रिक्वायर आउटपुट। तो एक फ्लो चार्ट आम तौर पर जब हम सीक्वेंस की बात करें, यानी रेपिटेशन और सिलेक्शन भूल जाएं, अभी जब हम एक सीक्वेंस वाला फ्लो चार्ट करते हैं तो फ्लो चार्ट में इनपुट लाजमी दी जाती है। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे हमारा फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। इनपुट होगी तो अगला काम होगा। फिर दूसरे नंबर पे उसकी प्रोसेसिंग, यानी आप उससे कोई ना कोई काम करवाएंगे, और जो तीसरा काम है स्टूडेंट वो क्या होगा, आपकी आउटपुट। ये 3 काम जो है वो कंपलसरी हैं। बाकी कंडीशन हर फ्लो चार्ट में नहीं लगती, वही फ्लो चार्ट जो कंडीशन बेस होंगे उसी पे चलेगी। ठीक है, सिलेक्शन, रेपिटेशन, ये 3 सीक्वेंस हमारा नॉर्मली फ्लो चार्ट होता है। रेपिटेशन जिसमें कुछ चीज़ रिपीट हो रही हो, और सिलेक्शन जो कि कंडीशन पे बेस करता है। तो ये एक फ्लो चार्ट में इनपुट होना चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, डिसीजन और आउटपुट। ठीक है, ये मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब स्टूडेंट देखते हैं फ्लो चार्ट के डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते हैं। फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स हैं। इसमें देखिए फ्लो लाइन, दिस सिंबल शो द फ्लो ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द फ्लो चार्ट, कि जब भी हमने डाटा का फ्लो करवाना है तो उसके लिए फ्लो चार्ट के सिंबल यूज़ होंगे। टर्मिनल सिंबल हम कब यूज़ करेंगे, इसको हम ओवल शेप सिंबल भी कहते हैं, दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को शो करता है। फिर स्टूडेंट फ्लो चार्ट सिंबल्स हम कर रहे थे। सबसे पहले है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन, दिस सिंबल शो द फ्लो ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन आर प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट, यानी जब इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा
या फ्लो चार्ट के डिफरेंट जो उसके सिंबल्स है उसको ज्वाइन करने के लिए फ्लो लाइन यूज़ करते हैं। टर्मिनल सिंबल, ओवल सिंबल, जब भी फ्लो चार्ट हमने स्टार्ट करना है या एंड करना है तो स्टूडेंट आप जो है ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे स्टार्ट के लिए और एंड के लिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट प्रोसेस सिंबल, जब भी आपने कोई मैथमेटिकल वर्किंग करनी है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसे सूरत में सपोज मैं कह रहा हूँ जी C=A+B, ये कोई मैथमेटिकल वर्किंग हो रही है, तो स्टूडेंट ये आप किस में यूज़ करेंगे, आप अपने इस प्रोसेसिंग सिंबल या इसको हम रेक्टेंगल सिंबल कहते हैं, इसमें स्टूडेंट हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिसीजन सिंबल। ए डायमंड रिप्रेजेंट द डिसीजन सिंबल यूज फॉर कंपैरिजन और डिसीजन। इसमें जब भी आपने कोई कंपैरिजन करवाना है, जैसे इफ़ A=B, ये देखें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट डिसीजन सिंबल जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिसीजन सिंबल रिप्रेजेंट द डिसीजन यूज फॉर कंपैरिजन और डिसीजन। फिर स्टूडेंट आपका पैरेललोग्राम, जब भी आपने इनपुट आउटपुट लेना, मैं यहाँ कहता हूँ इनपुट ए, यानी आपने कुछ चीज़ इनपुट करवाई है, या रीड ए, या आपने प्रिंट करवानी है, तो इसके लिए स्टूडेंट आप जो है वो पैरेललोग्राम सिंबल का जो इस्तेमाल करेंगे जब भी आपने इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है। और नेक्स्ट स्टूडेंट कनेक्टर सिंबल, फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हमने जोड़ना है, कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई डिसीजन सिंबल लगाया हुआ है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिसीजन सिंबल लगाया और उसके डिफरेंट पार्ट्स को मैंने जोड़ना है, तो आमतौर पर उसके लिए स्टूडेंट आप कनेक्टर सिंबल सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द कनेक्टर सिंबल इज़ यूज टू ज्वाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए स्टूडेंट आप जो है ये कनेक्टर सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था, इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा शुरू करेंगे हम और कोशिश करेंगे कि सिंबल एक दफ़ा दोबारा फिर मैं आपको बता दूं। तो देखें आज स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा। लेक्चर नंबर 23 में हमने फ्लो चार्ट किया। फ्लो चार्ट क्या जी, ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग सिम्बल्स, के मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। इसमें एल्गोरिथम की लॉजिक को आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। इसमें डिफरेंट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को शो करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर ड्रॉ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो पहले फ्लो चार्ट बनाएगा फिर कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएगा। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपको ये ईजी वे प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वंस द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन इट बिकम ईजी टू राइट प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। जब एक दफ़ा फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज उसका प्रोग्राम बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली, कि जब एक एल्गोरिथम आप बना लेते हैं तो उसकी लॉजिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको डिबगिंग में हेल्प करता है, ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। फिर इसके डिसएडवांटेज में हमने बात की थी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, और इसमें हर दफ़ा जो है मॉडिफिकेशन करना जो बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर हमने स्टूडेंट इसकी रिक्वायरमेंट पे बात की कि फ़्लो चार्ट जो है उसमें इनपुट होना चाहिए, जैसे लेंथ और विड्थ को आपने फाइंड करना तो पहले आप इनपुट का सिंबल बनाएंगे। फिर स्टूडेंट उसमें प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इसकी प्रोसेसिंग होगी। फिर डिसीजन सिंबल जिसमें आपने कोई कंपैरिजन करना, तो फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर सीक्वेंस रेपिटेशन और सिलेक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। और फिर आउटपुट, एक फ्लो चार्ट जो है उसमें आउटपुट भी होनी चाहिए। ये स्टूडेंट जो फ्लो चार्ट का सिंबल है ये हम अगले लेक्चर में एक दफ़ा फिर देखेंगे। तो ये स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर था, इसको स्टूडेंट आपने बहुत अच्छी तरह क्लास में लर्न करना है। आई होप आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।